प्रतीक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वह किसी भी हाल में अपनी माँ की सर्जरी करवाना चाहता था, लेकिन 2.5 लाख रुपए उसके लिए एक बड़ी रकम थी। हरिवंश जी के शब्दों को याद करते हुए तुरंत ही प्रतीक को अपनी माँ सरला के कुछ शब्द याद आते हैं। जैसे सरला जी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ध्रुव, जीवन में कभी भी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो और कारण मैं हूं, तो मेरे लिए अपने पिता के सामने कभी अपने हाथ मत फैलाना। तुम्हारी माँ मौत को स्वीकार करना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारे पिता के दिए गए 1 रुपए भी मुझे स्वीकार नहीं। सरला जी के शब्द प्रतीक के कान में बार बार गूंज रहे थे। किसी भी हाल में वो अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। वहीं वो अपनी माँ को मरते हुए भी तो नहीं छोड़ सकता था। प्रतीक अपने आप से बात करते हुए कहता है, ओह गॉड, ये कैसी कश्मकश है, क्या करूं मैं। आईसीयू के दरवाजे पर एक छोटी सी ग्लास विंडो से सरला जी को देखते हुए प्रतीक ने कहा, माँ, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे नहीं पता मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा, लेकिन मेरा इंतजार करना। जब प्रतीक ये कह रहा था, उसकी आंखों से आंसू छलक गए। आंखें इतनी लाल हो गई थी जैसे आंखों में खून उतर आया हो। प्रतीक खुद ही अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए एक बार फिर सरला जी को देखकर कहा, बस यूं गया और यूं आया माँ, तू बस अपना ध्यान रखना। इतना कहते हुए प्रतीक तेज कदमों से हॉस्पिटल से ऐसे निकलता है जैसे कि सच में वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है। उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी, उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था, जैसे वो एक जंग जीतने जा रहा है और जीत कर ही लौटेगा। अंधेरी काली रात में खाली सड़क पर प्रतीक तेज कदमों से चलते हुए एक बस्ती की ओर गया, जहां हर तरफ अंधेरा ही है। मुश्किल से 1 या 2 स्ट्रीट लाइट थी, वो भी बंद चालू हो रही थी। एक खंडर पुरानी सी बिल्डिंग में जब प्रतीक के कदम रखते ही बिल्डिंग के एक कोने पर खड़ा हुआ लड़का प्रतीक को देखते ही दंग रह गया। वो फिर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए दूसरी मंजिल पर गया, जहां लगभग 8 से 10 लड़के और 3 लड़कियां आपस में फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, किंग कोबरा इज हियर। किंग कोबरा के नाम सुनते ही उन लोगों ने आपस में फाइट करना बंद कर दिया और एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। प्रतीक के सबके सामने पहुंचते ही सबने सिर झुकाकर एक साथ कहा, वेलकम किंग। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए प्रतीक से कहा, किंग, आप अचानक से यहां कैसे, क्या बात है। प्रतीक ने बाकी सबको देखते हुए कंटिन्यू करने का इशारा करते हुए कहा, कंटिन्यू, मैं बस यूं ही। इतना कहकर प्रतीक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, केडी, माँ हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी के लिए 2.5 लाख चाहिए। केडी यानी कि कृष्णा नंदन दास ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ है माँ को और अचानक से ये सब। प्रतीक धीमी आवाज में कहा, माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ है और कल उनकी सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। केडी ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और पास ही में एक पिलर पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्लैक कोबरा, तुमने मुझसे कहा था कि हमारे पास जो 10 लाख हैं वो बस्ती के दोनों कैंसर पेशेंट के इलाज में लगा दो, और मैंने अपने पास मौजूद जितना भी पैसा था सब उन दोनों के इलाज में लगा दिया। फिलहाल हमारी गैंग के पास अभी किसी भी तरह का कोई फंड नहीं है। प्रतीक की लाइफ का यह एक और सीक्रेट था, जहां वो केडी के साथ मिलकर बस्ती के कुछ खास बच्चों को ट्रेन करता था। वो बच्चे दिन भर काम करते थे और रात में उस खंडर बिल्डिंग में आकर प्रैक्टिस करते थे, और फिर जरूरत पड़ने पर इलीगल तरीके से ही सही, लेकिन उनका गैंग जरूरतमंदों की मदद करता था। ये प्रतीक की दूसरी दुनिया थी, जहां वो ब्लैक कोबरा के नाम से मशहूर था। तभी पीछे से कनक की आवाज आई, हम सबके पास कुछ पैसे हैं, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इतना कहते ही कनक और ग्रुप के सारे मेंबर्स प्रतीक के सामने आकर खड़े हो गए। कनक ने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे पास लगभग 50,000 होंगे। प्रतीक ने एक नजर कनक को देखकर केडी से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इतना कहकर प्रतीक तेज कदमों से वहां से जाने लगा। तभी पीछे से कनक चलते हुए आई और बोली, ब्लैक कोबरा, रुक जाइए। देखिए, इतने सालों से आप रात में यहाँ आकर हमें प्रैक्टिस कराते हैं, हमारी मदद करते हैं,
बदले में हमने आपको कभी कुछ नहीं दिया। अगर आज हम आपकी मदद कर पाए तो। प्रतीक ने एक नजर कनक को देखा, जो कि मात्र 16 साल की मासूम सी लड़की थी। उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए फिर से तेज कदमों से वहां से चला गया। बस्ती से निकलने के बाद प्रतीक लगातार किसी को कॉल कर रहा था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव ना होने पर प्रतीक चिढ़ गया था। श्रीवास्तव जी, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? उठ जाइए प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए प्रतीक ने एक बार फिर से श्रीवास्तव जी को कॉल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद नींद से भरी हुई एक आवाज आई। उल्लू की तरह रात भर खुद तो जागते ही हो और दूसरों को भी सोने नहीं देते। बात क्या है आखिर? प्रतीक ने एकदम से कहा। मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। श्रीवास्तव जी एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गए। अरे, क्या पागल हो गए हो तुम? 2.5 लाख रुपए? अब कौन सी पार्टी करनी है तुम्हें? मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उनकी सर्जरी करानी है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगले 8 दिन में मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। श्रीवास्तव जी बिल्कुल खामोश हो गए थे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। प्रतीक उनकी खामोशी का मतलब समझ पा रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं जल्द से जल्द 8 दिन में आपको ये पैसा लौटा दूंगा। श्रीवास्तव जी ने चिढ़ते हुए कहा, महीने की 15,000 सैलरी देता हूं तुझे, 8 दिन में 2.5 लाख रुपए कहां से लौटाएगा? प्रतीक अपनी सीक्रेट लाइफ के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। वो जानता था कि उसकी गैंग अगले 8 दिन में 2.5 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकती है। पिछले 3 महीने में उन लोगों ने 10 लाख रुपए बस्ती के 2 लोगों की मदद करने के लिए इकट्ठा किए थे। हालांकि प्रतीक की गैंग अंडरकवर गैंग थी। वो लोग किसी भी तरह का गलत काम नहीं करते थे। वो लोग गैर कानूनी हो रहे काम को रोककर उन लोगों से पैसा वसूल करते हुए गरीब लोगों की मदद करते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में प्रतीक ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता था, जहां उसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। औरों की मदद करने वाला प्रतीक आज खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा था। वहीं श्रीवास्तव जी ने कॉल कट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। लगभग सुबह के 5:30 बज चुके थे। हल्का हल्का उजाला होने लगा। प्रतीक की आंखें बिल्कुल लाल थी। कुछ नींद, कुछ थकान और कुछ फिक्र। पिछली रात लगभग 10 से 12 किलोमीटर वह पैदल चला था। अपनी मां को खो देने के डर ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अभी प्रतीक अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में स्क्रॉल कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। प्रतीक तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। क्या आप सरला जी के बेटे प्रतीक हैं? लाइफ केयर हॉस्पिटल का नाम सुनते ही प्रतीक हैरानी से कहा, हाँ जी, मैं प्रतीक बात कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है? अगले आधे घंटे में हम सरला जी को सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। प्रतीक हैरान होते हुए, व्हाट? लेकिन पैसे का इंतजाम? प्रतीक ने अभी इतना ही कहा था, प्रतीक को बीच में रोकते हुए कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, पैसों का इंतजाम हो चुका है, यहाँ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है, आप बस जल्द से जल्द आ जाइए। प्रतीक हैरान होते हुए कहा, लेकिन सर्जरी तो 12 बजे थी ना? देखिए, सर्जरी 12 बजे थी, लेकिन आपकी माँ की कंडीशन क्रिटिकल है। सरला जी को अभी ऑपरेट करना होगा। आपके पास समय कम है। आपको फॉर्म पर साइन करना है। जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, ऑपरेशन के लिए हम सरला जी को नहीं ले जा पाएंगे। प्लीज जल्दी आ जाइए। प्रतीक ने तुरंत ही कॉल कट किया और बिजली की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। वह इतना तेज दौड़ रहा था जैसे उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई हो, और कुछ ही वक्त में वो लाइफ केयर हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर पर था। बिना कुछ सोचे समझे उस वक्त उसने तुरंत ही फॉर्म पर साइन कर दिया। फिर सरला जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। एक तरफ सरला जी का ऑपरेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक के दिमाग में तूफान। प्रतीक ने अपने आप से बात करते हुए कहा, आखिर कौन हो सकता है? किसने हॉस्पिटल में पैसा डिपॉजिट किया? कहीं ओबराय परिवार तो नहीं? ओह नो, अगर ये पैसा उनकी तरफ से आया है तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? माँ तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं। इतना कहते हुए प्रतीक ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। प्रतीक के मन में ख्याल आते रहे और वो खुद से बात करता रहा, पर उन्हें कैसे पता? और वो लोग इस तरह से बिना बताए मदद करें, ऐसी उनकी नीयत नहीं। जरूर ये कोई और है, पर कोई और मेरी मदद क्यों करेगा?